गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 26 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024? कौन सी मिनिस्ट्री है इसमें से जिसने लॉन्च किया पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम, जहां पे इस बात पे फोकस किया जाएगा कि इंडिया किस तरह से कमिट कर रहा है टू द एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री के लिए सेक्रेटरी कौन है? एस कृष्णन, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने रिलीज किया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप रिपोर्ट को, साथ ही इन्होंने अनवील करी एक इंडिजिनस एएम मशीन। ओके, तो ये जो सिंपोजियम था इसमें इंडिया के एएम इकोसिस्टम को हाईलाइट किया गया और ये टोटली डिपेंडेंट है ऑन द 2022 नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पे डाइवर्स स्टेक होल्डर्स लाइक इंडस्ट्री लीडर्स एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे एक कोलैबोरेटिव अप्रोच तैयार की गई टू एडवांस द एएम टेक्नोलॉजीज इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम है ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। Which state or the union territory recently organized the हेमिस फेस्टिवल 2024? कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है हेमिस फेस्टिवल को? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लद्दाख। ठीक है, हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तिब्बत में रहने वाले बुद्धिस्ट पीपल्स और ये होता है हर साल लद्दाख में। ठीक है, इस साल इसको सेलिब्रेट किया गया है 16 और 17 जून को और इसके थ्रू गुरु पद्मा संभव की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया जाता है। ये 2 दिन का इवेंट होता है जहाँ पे हेमिस मोनेस्ट्री जो है वो वाइब्रेंट कलर से फिल हो जाती है म्यूजिक और स्पिरिचुअल एनर्जी से। और याद रखिएगा कि हेमिस मोनेस्ट्री जो है वो लद्दाख की लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। ठीक है, तो इसी के साथ ही एक सिग्निफिकेंट कल्चरल सेलिब्रेशन इसके थ्रू मनाया जाता है। तो यहाँ पे बस ये याद रखना है हमें कि हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। योर आंसर इज लद्दाख। नेक्स्ट है, Fire Dragon 480 recently seen in the news is a tactical ballistic missile of which country? Fire Dragon 480 कौन सी कंट्री की एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चाइना। तो एक पीएलए स्टडी ने क्लेम किया है कि चाइना की ये जो फायर ड्रैगन 480 मिसाइल है ये सिंक कर सकती है यूएस की क्रूजर को इन द रेड सी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा दावा है और ये 750 mm की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको की बिल्ट किया है या बनाया है नोरिंको ग्रुप ने। ठीक है, तो इसमें फीचर्ड है प्रेसिशन गाइडेंस सेंसर्स और हाई स्पीड लॉन्च प्लेटफॉर्म। इसकी वॉरहेड की कैपेसिटी कितनी है? लगभग 400 किलोग्राम और इम्पैक्ट वेलोसिटी है इसकी 500 मीटर्स पर सेकेंड और ये डिस्ट्रॉय कर सकती है 10,000 टन के क्रूजर को विथ जस्ट 2 हिट्स। ठीक है, तो इसको अडॉप्ट किया गया था 2019 में और इसकी रेंज की बात करेंगे तो इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तो सिंपली हमें क्या याद रखना है कि फायर ड्रैगन 480 सबसे पहले एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी कंट्री की है? योर आंसर इज चाइना। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। इसका नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024। अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है तो आंसर क्या बताएंगे? हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है ये सेकंड लीडिंग ग्लोबल रिस्क फैक्टर है फॉर डेथ। ठीक है, और इसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि हार्ट डिजीज और लंग कैंसर बढ़ते हैं, जहां पे 8.1 मिलियन डेथ्स हमें देखने को मिली हैं 2021 में अकेले। तो इंडिया और चाइना की बात करें तो ये दोनों कंट्रीज मिलकर अकाउंट करती हैं 54% ऑफ द ग्लोबल एयर पोल्यूशन डिजीज बर्डन और 2021 में एयर पोल्यूशन की वजह से 1,69,400 चाइल्ड डेथ्स देखने को मिले हैं इंडिया के अंदर। इसके अलावा 2,37,000 क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डेथ्स हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर क्या है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 नाम की रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी है? आंसर है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट। Claude 3.5 Sonnet, which is an AI model, recently seen in the news, is developed by which company? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है और इसको किस कंपनी ने डेवलप किया है आपको यहाँ पे ये बताना है। आंसर हो जाएगा कंपनी एंथ्रोपिक। ठीक है, एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया अपना लेटेस्ट AI मॉडल जिसका नाम है Claude 3.5 Sonnet और ये पार्ट है अपकमिंग Claude 3.5 सीरीज का। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि एक्सेल करता है विजुअल रीजनिंग में आउट और साथ ही प्रीवियस मॉडल्स को ये आउट परफॉर्म करता है लाइक Claude 3 Opus।
तो क्लॉड 3.5 सोनेट जो है ये जाना जाता है अपने स्पीड के लिए, विजुअल डेटा एनालिसिस के लिए और एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन के लिए ऑफ इम्परफेक्ट इमेजेस, और इसी के साथ ये काफी नए बेंचमार्क सब सेट कर चुका है इन कोडिंग प्रोफिशिएंसी, ठीक है, ना सिर्फ कोडिंग प्रोफिशिएंसी में बल्कि रीजनिंग और नॉलेज में भी, और ये एक्सेल करता है इन राइटिंग हाई क्वालिटी रिलेटेबल कंटेंट। तो क्लॉड 3.5 सोनेट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, कौन सी कंपनी का? एंथ्रोपिक कंपनी का, ठीक है। Recently, the National Human Rights Commission issued a notice to which state government on custodial death row? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कौन से स्टेट गवर्नमेंट को एक नोटिस जारी करी है ऑन कस्टोडियल डेथ रो? आंसर हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट। और किस लिए? ओवर अनपेड कंपनसेशन फॉर अ कस्टोडियल डेथ। एक्चुअली 27 टू 2022 में हम देखें अगर, तो इंडिया ने रिपोर्ट किए हैं 660 से भी ज्यादा कस्टोडियल डेथ्स, जहां पे सबसे ज्यादा डेथ्स हमें गुजरात में देखने को मिली हैं क्योंकि इनके पास 80 डेथ्स देखने को मिली, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करता है ऐसे मामलों में किस आर्टिकल के तहत? 14 और 21। वहीं लीगल तरीके से ये सारी चीजें कैसे सेफगार्ड होती हैं? सेक्शन 330, 331 आईपीसी और इसके अलावा 176 सीआरपीसी के तहत, ठीक है। तो एनएचआरसी गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्टिंग के जो रूलिंग्स आते हैं वो भी फर्दर ऐसे डिटेनीज को प्रोटेक्ट करते हैं। इससे प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग एंश्योर होती है और प्रॉपर अरेस्ट प्रोसीजर्स एंश्योर होते हैं, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक नोटिस जारी करी है उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट को ऑन कस्टोडियल डेथ रो। नेक्स्ट है, which organization recently released the statistical report on value of output from agriculture and allied sectors 2011-12 to 2022-23? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। इन्होंने ये रिपोर्ट जारी करी है और इसमें क्या बातें बताई गई हैं कि एग्रीकल्चर का शेयर है 18.2% जो कि जीबीए से आता है, और इसके अलावा सब सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो क्रॉप इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं 54.3%, लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट करते हैं 30.9%, फॉरेस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है 7.9%, इसके अलावा फिशिंग कंट्रीब्यूट करते हैं 6.9% को, ठीक है। इस टाइम पीरियड में क्रॉप का जो शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 62.4% टू 54.3%, और जो लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग आउटपुट है वो सिग्निफिकेंट तरीके से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें याद रखना है कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी? योर आंसर इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which firm has recently joined the low methane rice project to promote the direct seeded rice in उत्तर प्रदेश? कौन सी फर्म है जिसने ज्वाइन किया है लो मिथेन राइस प्रोजेक्ट को, डायरेक्ट सीडेड राइस को प्रमोट करने के लिए इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? आंसर है ए ऑप्शन, किसान क्राफ्ट लिमिटेड, ठीक है। इन्होंने ज्वाइन किया लो मिथेन राइस प्रोजेक्ट को अंडर यूपी प्रगति एक्सीलरेटर प्रोग्राम टू प्रमोट द डायरेक्ट सीडेड राइस इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है बाय द वर्ल्ड बैंक्स 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप। पर्पस यहाँ पे क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इन्हांस करना और इनकम्स को बूस्ट करना बाय प्रमोटिंग वाटर यूज एफिशिएंसी एंड लो कार्बन मेथड्स, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया बाय द उत्तर प्रदेश मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म और इसको सपोर्ट करता है 2030 WRG एंड बिल एंड द मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, किसान क्राफ्ट लिमिटेड। इन्होंने ज्वाइन किया है लो मिथेन राइस प्रोजेक्ट को टू प्रमोट द डायरेक्ट सीडेड राइस इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक और रिपोर्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है एंड इट इज द ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग रिपोर्ट 2024, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया? आंसर है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो गैस फ्लेयरिंग है वो पहुंच चुकी है 148 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पे इन 2023 और ये हाईएस्ट है सिंस 2019, ठीक है। गैस फ्लेयरिंग से आप क्या समझते हैं? गैस फ्लेयरिंग बेसिकली उसको कहते हैं कि जब आप नेचुरल गैस को बर्न करते हैं ड्यूरिंग द ऑयल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, और ये परसिस्ट करता है ड्यू टू मार्केट कॉन्स्ट्रेंट्स, रेगुलेटरी इशूज एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ऑल्दो जो फ्लेयरिंग है वो सेफली तरीके से डिस्पोज कर देती है गैस को, लेकिन फिर भी ये वैल्यूएबल रिसोर्स को वेस्ट कर देती है जिसको कि आप आगे यूज कर सकते हैं फॉर पावर जनरेशन और कंजर्वेशन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंपली कि ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट 2024 को हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? योर आंसर शुड बी वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, रिसेंटली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टर्माइट माउंड डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? दुनिया का सबसे पुराना टर्माइट माउंड कौन सी कंट्री में डिस्कवर हुआ है?
तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है दुनिया का ओल्डेस्ट इनहैबिटेड टर्माइट माउंट कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। और ये जो माउंट्स हैं ये होस्ट करते हैं सदर्न हार्वेस्टर टर्माइट को। रेडियो कार्बन डेटिंग से ये रिवील होता है कि ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है ये डेट बैक हैं टू 13,000 टू 19,000 ईयर्स एगो, और कार्बोनेट की डेटिंग हमें मिली है अप टू 34,000 ईयर्स एगो। ठीक है, तो ये जो माउंट्स हैं ये ओल्डेस्ट हैं विद बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कार्बन, और ये फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग अ वेटर क्लाइमेट, जिसमें आप मिनरल्स को अलाउ करते हैं लाइक कैल्साइट एंड जिप्सम कि वो डिसॉल्व कर सकें और इसी के साथ ग्राउंड वाटर को इनरिच कर सकें। ठीक है, तो दुनिया का ओल्डेस्ट टर्माइट माउंट डिस्कवर हुआ है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे एवरी ईयर। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है 21 जून को, और इसको लीड करता है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन सिंस 1921। ठीक है, तो IHO कोऑर्डिनेट करता है ग्लोबल एफर्ट्स को टू सर्वे एंड चार्ट द सीज, ओशंस एंड नेविगेबल वाटर्स। तो इसमें 100 मेंबर स्टेट्स हैं और ये मिल के प्रमोट करते हैं यूनिफॉर्मिटी को इन द नॉटिकल चार्ट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। याद रखिएगा इंडिया इसका मेंबर है सिंस 1965। ठीक है, और इंडिया ऑपरेट करता है इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट को इन कोलकाता। ठीक है, तो जो इस साल का ये प्रोग्राम था इसमें फोकस किया गया कि किस तरह से मरीन सेफ्टी को इन्हांस किया जाए, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो सिंपली हमें याद रखना है कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे हम ऑब्जर्व करते हैं कब, 21 जून को। 21 जून को और कौन सा दिन होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, राइट। लेकिन इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है फास्ट ट्रैक इमाइग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को, कहाँ पे, एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो इनिशिएटिव है इसका पर्पस क्या है, इमाइग्रेशन क्लियरेंस को एक्सपेडाइट करना फॉर प्री वेरीफाइड ट्रैवलर्स, जिससे कि एयरपोर्ट कंजेशन रिड्यूस हो सके, और इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ ही ब्यूरो ऑफ इमाइग्रेशन के साथ। ठीक है, तो ये यूएस ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम को मिरर करता है एक तरह से, और इसको मल्टीपल इंडियन सिटीज में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इसमें ई गेट्स इंक्लूडेड होंगे फॉर सीमलेस क्लियरेंस इन 2 फेजेस, और ये स्टार्ट होगा इंडियन सिटीजन्स और OCI कार्ड होल्डर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने इनॉग्रेट किया फास्ट ट्रैक इमाइग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को, आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट है, how many candidates from 2024 Lok Sabha and State Assembly elections have requested verification of the burnt memory in the EVMs and the VVPAT unit? तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि 11 कैंडिडेट्स फ्रॉम लोकसभा 2024 एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि बर्न्ट मेमोरी की वेरिफिकेशन हो EVMs की एंड VVPATs की भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन प्रोवाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने इन अप्रैल, और इसमें कैंडिडेट्स को चाहिए होता है कि वो वेरिफिकेशन कॉस्ट को कवर करें बेसिकली, और ये रिफंडेबल भी होती है अगर टैम्परिंग फाउंड हुई तो। ठीक है, तो बर्न्ट मेमोरी से आप क्या समझते हैं, बेसिकली ये परमानेंट स्टोरेज होता है ऐसे डिवाइसेस में, और इसमें वोट्स होते हैं मशीन कॉन्फ़िगरेशन और प्रिंटेड वोट रिकॉर्ड्स होते हैं फॉर इंटेग्रिटी वेरिफिकेशन। ठीक है, तो 11 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है वेरिफिकेशन को ऑफ द बर्न्ट मेमोरी इन EVMs एंड द VVPAT यूनिट्स। नेक्स्ट है, recently the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship collaborated with which country to energize the agriculture sector of India with emerging skills? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है टू रिव्यू द ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल एग्रीकल्चर स्किल्स पायलट प्रोजेक्ट। इसको लीड किया श्री अतुल कुमार तिवारी और मिस्टर मैथ्यू जॉनसन ने। ये जो डिस्कशन था इसमें फोकस किया गया कि किस तरह से इनिशिएटिव को स्केल और रेप्लिकेट किया जा सकता है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे फ्रॉम NSDC एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको स्टार्ट किया गया था लास्ट ईयर मार्च मंथ में, और इसके थ्रू 5 क्रिटिकल एग्रीकल्चर जॉब रोल्स को बेसिकली आइडेंटिफाई किया गया थ्रू एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस विद 89 एक्सपर्ट्स फ्रॉम 64 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने कोलैबोरेट किया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ टू एनर्जाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया विद एमर्जिंग स्किल्स। नेक्स्ट है, recently which institutes researchers have fabricated a novel device to convert infrared light into visible light? कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने एक नई डिवाइस फैब्रिकेट की है जिसकी हेल्प से आप इंफ्रारेड लाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द विजिबल लाइट? यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट इज ए ऑप्शन। यहाँ के रिसर्चर्स ने एक ऐसी डिवाइस डेवलप कर ली है जिसकी हेल्प से आप इंफ्रारेड लाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द विजिबल लाइट,
और इससे जो डिफेंस एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सेक्टर है हमारा वो काफ़ी रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। तो 2D मटेरियल का यूज़ करके इन्होंने एक नॉन लीनियर ऑप्टिकल मिरर स्टैक क्रिएट किया था फॉर अप कन्वर्जन एंड वाइड फील्ड इमेजिंग। ये जो टेक्नोलॉजी है ये एम्प्लॉय करती है मल्टी लेयर्ड गैलियम सेलेनाइड को ऑन अ गोल्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस, जहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होगी, और ये सिंप्लीफाई करेगा कॉम्प्लेक्स इंफ्रारेड इमेजिंग टेक्निक्स को। ठीक है, तो ये रिसर्चर्स कौन सी इंस्टीट्यूट से थे? आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। नेक्स्ट है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर सैटेलाइट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच 2 कंट्रीज। ये सैटेलाइट जो है ये कौन से 2 कंट्रीज के बीच का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है? आंसर हो जाएगा फ्रांस एंड चाइना, दैट इज सी ऑप्शन। हाल ही में लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट को ने लॉन्च किया था फ्रेंच चाइनीज सैटेलाइट SVOM को, कहाँ से? चाइना के शीजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, और इसका वेट है इस सैटेलाइट का 930 kgs। पर्पस क्या है यहाँ पे? जो भी गामा रे बर्स्ट हैं फ्रॉम एन ऑर्बिट ओवर 600 किलोमीटर्स अबव अर्थ उनको डिटेक्ट और स्टडी करना। इसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इक्विप्ड हैं और इनकी डिज़ाइन लाइफ है अगले 5 सालों की, लेकिन आगे ये 20 ईयर्स तक भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गामा रे बर्स्ट जो कि ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम स्टेलर एक्सप्लोजन, ये इनसाइट्स ऑफर करते हैं इनटू द कॉस्मिक एवोल्यूशन बाय स्टडिंग द जर्नी ऑफ लाइट थ्रू स्पेस। ठीक है, तो स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर सैटेलाइट कौन सी 2 कंट्रीज के बीच का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है? योर आंसर इज फ्रांस एंड चाइना। लास्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट AI बेस्ड स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट नेम्ड एज LA फेंस टू रिड्यूस द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है LA फेंस? पर्पस क्या है? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना। तो ये LA फेंस प्रोजेक्ट इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड स्मार्ट फेंस है जिसको कि डिप्लॉय किया गया है वयनाड कहाँ है? केरला स्टेट में, टू मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, प्राइमरली इसमें एलिफेंट्स ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं और इसको इम्प्लीमेंट किया है व्हाइट एलिफेंट टेक्नोलॉजीज ने अलॉन्ग विद केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। पर्पस क्या है? क्रॉप लॉस को प्रिवेंट करना और कैजुअलिटीज को प्रिवेंट करना जो कि कॉज होते हैं बिकॉज ऑफ एलिफेंट्स जो कि इंट्रोच होते हैं टू द ह्यूमन हैबिटेट। ठीक है, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये फिर एनिमल हैबिटेट्स में जाके रहने लगते हैं। यही रीजन है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं और इनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी हमारी अफेक्ट हो रही है और लोकल इकोनॉमीज भी कहीं ना कहीं हिट हो रही हैं। ठीक है, तो एलिफेंट्स का पर्पस क्या है? दोनों यानी कि वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना इन द अफेक्टेड एरियाज। फाइन, तो केरला स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है पहला AI बेस्ड स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट जिसका नाम है LA फेंस टू रिड्यूस द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द GK टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप इनका PDF फॉर्मेट चाहते हैं तो आप उन कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं विथ वेरी नॉमिनल चार्जेस। ओके, चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू Hadsana signing off.